फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3, जिसमें अपन कंटिन्यूएशन में कल जहां हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद, अब हमारे पास में एक SHE या NH, जिसको बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट्स, हमने जो भी इटालियन सेल में डिफरेंस क्रिएट किया, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो निकाला, उसमें आपने देखा होगा दो हमारे पास इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है, जिसमें अपन ने कहा था E राइट माइनस E लेफ्ट। अब चूंकि एक पर्टिकुलर मेटल का हाफ नेट सेल से आपका हाफ सेल से पोटेंशियल नहीं निकल सकता, तो हमारे साथ में एक स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर मेटल का जो मेटल है उसका कितना पोटेंशियल होगा, तो उसको किसी एक ऐसी इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे जिसका खुद का पोटेंशियल जो हो वो जीरो पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। तो इसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इलेक्ट्रोड जो हाफ सेल का वर्क करेगी, और उसको अपन बोलेंगे SHE। इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हम किसी भी मेटल का जो पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उसका ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पोटेंशियल कितना आएगा। तो उसके लिए पहले हमारा कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा SHE का। तो SHE में एक आपके पास बीकर टाइप कंपार्टमेंट्स होगा, इसमें आपको एक ग्लास टाइप का लेना है आपको क्यूब, और इसके अंदर एक प्लेटिनम कोटेड, ठीक है, वायर लेना है, ये रेड कलर में जो दिख रहा है आपको, और साइड से यहाँ पे इसमें जो हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक बार से फिल करेंगे, और एक्सेस गैस इसमें बबल्स की फॉर्म में आउट होती जाएगी, और ये जो सोल्यूशन होगा इसको 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल कर देंगे। अब इसमें एज पर रिएक्शन आपका हाइड्रोजन एचाइंस होंगे, वो आपका हाफ H2 यानी की फॉर्म में, तो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन की फॉर्म में। अगर इसमें आइंस चाहिए तो H2 और आइंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, तो आपका जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर है तो इसकी जो पोटेंशियल है वो आपकी 1 यूनिटी की फॉर्म में रहेगा, और ऑल टेम्परेचर पे इसका डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है वो आपका 0 शो होगा, ठीक है, इसका 0 अपन मानेंगे ऑल टेम्परेचर पे। अब इसमें देखिए ये हाफ सेल का वर्क करेगी, है ना, तो इस सेल को अपन दूसरे किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए काम में ले सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन। तो इसको अपन हाफ सेल रिएक्शन या हाफ सेल को रिप्रेजेंट कराएंगे। अब स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हाइड्रोजन, तो यहां पे लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHE। SHE को कैसे लिखा जाएगा? SHE में देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आपने हाइड्रोजन गैस फिल किया तो ये आ गया H2 गैसियस स्टेट के अंदर। फिर जैसे ये सोल्यूशन के अंदर आएगी तो कुछ पार्ट इसका जो होगा वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आएगा, तो आयोनिक फॉर्म हो जाएगी, और उसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट इससे जुड़ने वाला होगा वो ब्रिज और रेस्पेक्टिव में जुड़ेगा, तो इसके बाद में H2। अच्छा, इसमें एक चीज, इसके बाद ब्रिज आ जाएगा, और इससे पहले आपको क्या करना है, H2 से पहले ये किस पे एडजॉर्ब हुई, तो यहां से जैसे तो ये कोटेड प्लेटिनम जो वायर है इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब होगी, तो यहाँ पे अपन प्लेटिनम सपोर्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्लेटिनम सपोर्ट एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, फिर इसमें से कुछ हाइड्रोजन जो होगी वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगी, और उसको अपन बोलेंगे HI, ठीक है, बैलेंस करेंगे तो 2H हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हाफ, तो ये हाइड्रोजन गैस का जो हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसमें ये जो SHE है इसको कैथोड या एनोड की रेस्पेक्ट पे दूसरी मेटल के साथ में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए अपन को स्टूडेंट वापस से मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो दिमाग में रिकॉल करनी पड़ेगी। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज अपन यहाँ पे लिखते हैं, वापस से याद करिए वीडियो पॉज करके, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, याद करो, PS कम्मा CMA को बोलेंगे कम्मा, जिट ZIT जिट, फिर था LH, उसके बाद में कौमे, और उसके बाद आ जाएगा सिगपत, यह आपका सिगपत हो गया, ठीक है, यस। अब याद करो फुल फॉर्म क्या क्या थी, P किसको इंडिकेट करेगा, पोटेशियम, S सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, और ये आपका SHE आ गया जो अपन को यूज करना। तो ये जो बाउंड्री देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी SHE, ठीक है, ये
हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल से, और डाउन में जो होगा जिसमें कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, तो ये बीच में जो आप देख रहे हैं SH, ये बाउंड्री लाइन है दो मेटल। तो अगर हमें किसी मेटल की रिएक्टिविटी या उसका पोटेंशियल पता करना है तो SH के रेस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल डिफरेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें ये हाफ सेल कंपार्टमेंट वर्क करेगा और हाफ सेल इनमें से कोई दूसरा कंपार्टमेंट विद हेल्प ऑफ ब्रिज कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो SH है ये कैथोड और एनोड दोनों का वर्क करेगी। जैसे इनमें से सपोज आपको जिंक की रिएक्टिविटी पता करनी है और जिंक के साथ में आपको SH, तो अब इस ज्यादा रिएक्टिव कौन है इसमें, जिंक, तो ये एनोड बनेगा, और इस वक्त SH जो होगी वो आपकी कैथोड होगी। तो अपन इसमें रिप्रेजेंटेशन देखें, डेनियल सेल जो है वो जिंक वर्सेस जिंक के साथ में SH, तो जिंक और SH का किस तरह से डेनियल सेल रिप्रेजेंटेशन अपन कर सकते हैं, तो वो देखिए इसके। तो पहले सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में अपन डेनियल सेल को किस तरह से लिखते हैं, नथिंग इज जस्ट ABC, इस तरह से लिखते हैं, A फॉर एनोड, ब्रिज और कैथोड। तो यहाँ पे SH से अबव आ रही है आपकी जिंक, तो जिंक यहाँ पे एनोड का वर्क करेगी। एनोड में हमेशा न्यूट्रल टू आयंस लिखा जाता है और आयन की जो भी कंसंट्रेशन, ब्रिज को डबल पैरेलल लाइन से, उसके बाद कैथोड। अब यहाँ पे SH कैथोड, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, कैथोड में हमेशा आयन टू न्यूट्रल लिखते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉपर लिया था, तो कॉपर एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में था, तो यहाँ आयंस पे नहीं कि इसको यहां से स्टार्ट करना है, तो ये H+, ठीक है, इसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी, फिर सिंगल आयन, उसके बाद में न्यूट्रल फॉर्म, हाइड्रोजन गैस, जो भी प्रेशर होगा, और इसके साथ में एक्स्ट्रा जो होगा वो आपका प्लेटिनम सपोर्ट होगा। जैसे बाकी मेटल में तो जस्ट एक सिंगल लाइन जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इसमें क्या होगा, आयंस, गैस और प्लेटिनम सपोर्ट, तो ये इस तरह से लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन SH जो है वो आपका किसका काम कर रही है, कैथोड का, तो ये कैथोड के रेस्पेक्ट में SH को इस तरह से लिखा जाएगा। अब एक इसका एग्जांपल रिवर्स लेते हैं, मान लीजिए आपको कॉपर के रेस्पेक्ट में SH को लिखना है डेनियल सेल के अंदर, तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास में हो जाएगा SH और वर्सेस उसके रेस्पेक्ट में सपोज आपको कॉपर के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो SH है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए इस वक्त ये एनोड का काम करेगा और कॉपर जो होगी वो आपकी कैथोड का वर्क करेगी। तो इसमें सब पहले आपको कौन सा लिखना पड़ेगा, SH को एनोड की फॉर्म में जो है वो इस फॉर्म में सबसे पहले प्लेटिनम सपोर्ट लिखिए, इसका रिवर्स लिखना प्लेटिनम सपोर्ट, क्योंकि इसमें न्यूट्रल टू आयंस, इसीलिए न्यूट्रल टू आयंस आएगा। तो ये आपका H2 गैस जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और H आयन, और आयन सोल्यूशन में है तो उसकी कंसंट्रेशन, फिर आप इसका ब्रिज सपोर्ट कर दीजिए, और ब्रिज के बाद में आपको कॉपर, कॉपर का क्या लिखना होगा, कैथोड है तो हमेशा आयन टू न्यूट्रल है ना, एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम की लिखना है, तो ये ऐसे आएगा, और यहाँ पे आप कंसंट्रेशन लिख दीजिए C। ठीक है, तो ये आपका कॉपर के रेस्पेक्ट में, यानी कि SH की इंपॉर्टेंस ये है कि ये सभी टेम्परेचर, जितने भी हमारे पास टेम्परेचर होते हैं उसमें इसका खुद का पोटेंशियल, गैसियस स्टेट है तो पोटेंशियल 0 रहता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस है उसमें भी हम, तो इसका E0, जब भी कभी आपको SH E0 दिया जाता है तो उसका आपका पोटेंशियल हमेशा किसी भी टेम्परेचर पे हो वो 0.00 वोल्ट कंसीडर करना है, यानी कि चाहे ये कैथोड है चाहे एनोड है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू कितनी लेनी, 0। बाकी जो न्यूमेरिकल आपने किए हैं स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो सेम रहेंगे। अगर उसमें SH आ जाता है तो SH के रेस्पेक्ट में उसको कैथोड या एनोड के रेस्पेक्ट में 0 वैल्यू प्लेस करनी है। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका वही रहेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल का अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो उस केसेस में आपका वही सेम है, E0 राइट इलेक्ट्रोड यानी कि राइट पे कैथोड, और माइनस E0 स्टैंडर्ड ऑफ लेफ्ट यानी कि एनोड, A फॉर एनोड C फॉर कैथोड। ठीक है, यही रहेगा, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में रखना जहां पे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर आपका SH यहाँ पे आता है स्टूडेंट तो यहाँ 0 प्लेस हो जाएगा, सपोज यहाँ SH और या फिर यहाँ SH, वो डिपेंड करेगा आप कौन सी मेटल सेलेक्ट करते हैं। अगर SH के अबव वाली कोई मेटल सेलेक्ट करते हैं
तो उस वक्त ये आपका कैथोड का वर्क करेगी, यानी कि डैनियल सेल में इस रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेशन होगा। और अगर आप इनमें से कोई मेटल चूज करते हैं तो उस रेस्पेक्ट में SHE जो होगी एनोड का वर्क करेगी, उसमें डैनियल सेल में हाइड्रोजन इस साइड में रिप्रेजेंट होगी और उस साइड में कैथोड में उस साइड में। तो ये आपका यहाँ पे SHE है और इसमें इस रेस्पेक्ट में SHE है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड होता है और कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही रहेगा। यहाँ पे जहां पे भी आपका SHE होगा वहां 0.00 प्लेस कर दीजिए और दूसरी मेटल जो हमको इनमें से कोई दी गई है उसका कितना पोटेंशियल अपन को क्वेश्चन में दे रखा है वो आप उसकी जगह प्लेस कर दीजिए, डिफरेंस निकल जाएगा और ई सेल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। मेजरमेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन रेस्पेक्ट ऑफ SHE। यस स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स इसका एक क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन हमारा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरे सेल का अपन को दे रखा है 0.76 वोल्ट, SHE ऑब्वियसली ऑल टेम्परेचर पे 0 है तो 0 वोल्ट। इसके रेस्पेक्ट में जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो एक तो अपन को जिंक दे रखा है और एक हमारे पास SHE, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो एनोड जिंक होगा, इसीलिए अपन जब इस एनोड को तो यहाँ पे एनोड तो बन जाएगी आपकी जिंक। ठीक है, तो ये एनोड की फॉर्म हो गई और इसके रेस्पेक्ट में ब्रिज, और ब्रिज के इस साइड में क्या होगा SHE, तो ये तो आपकी बनेगी लेफ्ट और ये आपका क्या बन जाएगी राइट इलेक्ट्रोड। अब अपन सेल का फॉर्मूला लगाएंगे तो E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ठीक है, जिसको अपन राइट लेफ्ट भी कह सकते हैं एनोड। तो ये आपका कैथोड हो गया और ये आपकी यहाँ पे कैथोड कौन है राइट इलेक्ट्रोड यानी कि SHE। ठीक है, एनोड कौन सी है लेफ्ट इलेक्ट्रोड यानी कि जिंक आयन एक्सेप्टेंस फॉर्म, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस। अब देखो ये अपन को दे रखा है कितना है प्लस 0.76 वोल्ट और ये आपका SHE का कितना मानना 0, तो 0.0 माइनस ये आपको कैलकुलेट करना E नॉट जिंक इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो ये तो 0 ही है, यहाँ माइनस का है तो इसको इधर प्लस ये हटाएंगे तो इसके लिए रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो E नॉट इक्वल्स टू जिंक 2 प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, ये शिफ्ट कर दीजिए माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अटेंशन और ध्यान देने वाली बात ये कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड का जितना पोटेंशियल नेगेटिव आएगा वो मेटल उतनी ही अच्छी रिड्यूसिंग पावर शो करेगी। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। जैसे हमने अभी तक जितनी भी डिफरेंस सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किए उसके अंदर स्टूडेंट्स सारे थ्योरेटिकली ये एज्यूम कर लिया गया इसमें कि आपने जो भी डिफरेंस निकालेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल राइट माइनस लेफ्ट का और उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है 298 केल्विन। ठीक है, और इसके अंदर जो भी आपका डैनियल सेल है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हम 1 मोलर को एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, लेकिन ऐसा इन जनरल बहुत रेयर होता है कि आप यूनिटी मेंटेन रख सकें। तो अगर हमारे किसी डिफरेंस पोटेंशियल सेल में डैनियल सेल में हम 1 मोलर के अलावा किसी कंसंट्रेशन की अगर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल निकालते हैं तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इसकी जगह पे अपन को नस्ट इक्वेशन का डिराइव फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यानी कि ये 1 मोलर कंसंट्रेशन है, यूनिटी ऑफ कंसंट्रेशन के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन जब कंसंट्रेशन चेंज होती है जैसे आपके पास 0.1 मोलर का इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है किसी बीकर के अंदर, जिंक की कंसंट्रेशन आपकी 0.01 मोलर हो सकती है, कॉपर की आपकी कंसंट्रेशन, तो डिपेंड्स ऑन ईएम। अब आपका ईएमएफ अगर कंसेंट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर भी अगर आप चेंज कर देते, सपोज अभी आप 25 डिग्री पे कर रहे हैं, 30 डिग्री पे कर सकते हैं, 20 डिग्री पे कर सकते हैं, तो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन अगर किसी बीकर के इलेक्ट्रोलाइट जो अपन बीकर की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनकी अगर कंसंट्रेशन अलग अलग है तो उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होकर आपको नस्ट इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी और इसके बेसिस पे आपका, तो इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस ये है कि ये किसी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और टेम्परेचर चेंज के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में यूज होती है। अब इसका जो डेरिवेशन है स्टूडेंट्स नस्ट इक्वेशन कैसे आई, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा, जो आपने 11th क्लास में इसको देखा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में
गिब्स एनर्जी के रेस्पेक्ट में दो इक्वेशन थी, वो याद रखिए। गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में दो इक्वेशन आप यूज करते थे 11th के अंदर। तो ये दो इक्वेशन याद रखेंगे स्टूडेंट्स। एक तो होती थी डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। किसी सिस्टम की गिब्स एनर्जी निकालनी तो एन एफ ई, जहां पे एफ आपका फेराडे कांस्टेंट, ई आपकी एंथैल्पी, एम मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मैटर होता था, और डेल्टा जी, और एक आता था डेल्टा जी स्टैंडर्ड। अगर कैलकुलेट करना तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड और डेल्टा जी नॉर्मल जो अपने कैलकुलेट करना है, और इसके साथ में होता था आर टी नेचुरल लॉग एल एन, और उसके साथ में के इक्विलिब्रियम। ये दो इक्वेशन हमने थर्मोडायनेमिक्स में यूज की थी गिब्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में। अब इस इक्वेशन की हेल्प से अपन नस्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। यस, तो देखिए इस इक्वेशन को लिखिए, गिब्स एनर्जी, गिब्स नॉट मतलब स्टैंडर्ड, और आर टी गैस कांस्टेंट टेम्परेचर, एल एन का मतलब नेचुरल लॉगेरिथम, और ये के इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जहां पे आपका डेल्टा जी आ रहा है, ठीक है, वहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई। तो इसमें प्लेस करो, डेल्टा जी की जगह पे क्या आ जाएगा, एन एफ ई इक्वल्स टू, इसकी जगह पे माइनस एन एफ ई, जो होगा वो नॉट यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो जाएगा, या ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर आ जाएगा प्लस आर टी नेचुरल लॉगेरिथम के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम केपी केसी बाद में अपन इसको फर्दर कहेंगे, तो यह सोल्यूशन है तो केसी और गैस है तो केपी हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरी इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स अपन डिवाइडेड बाय इक्वी 1, यहां पे इस तरह से लिख दीजिए, इक्वेशन 1 ये जो है आपकी, ठीक है, डिवाइड बाय एनएफ। एनएफ से डिवाइड कर देंगे तो एनएफ कैंसिल हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से इनटू माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बेस माइनस। तो इस पूरी इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, यहां पे दो चीजें, एक तो डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय तो करना है आपको नेगेटिव चार्ज ताकि ये सारे पॉजिटिव हो जाए, और दूसरा अपन को एनएफ से डिवाइड करना। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो एनएफ ई अपॉन में आपने क्या ले लिया एनएफ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका आपका क्या आ जाएगा, वापस से माइनस माइनस प्लस, तो एनएफ ई नॉट अपॉन आ जाएगा एनएफ प्लस आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम अपॉन, चूंकि इसके नीचे जो एनएफ है वो डिवाइड नहीं हो, एज इट इज रहेगा, तो ये तीनों से एनएफ डिवाइड हो गया। ठीक है, और ये साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये अभी प्लस है लेकिन आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, अब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है माइनस। अब देखो एनएफ से एनएफ को कैंसिल कर दीजिए, यस, रिमेन क्या बचा, तो यहाँ पे बच गया ई, तो ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा ई नॉट, तो ये रिमेन्स ई नॉट माइनस आर टी, ठीक है, अपॉन क्या रह जाएगा एनएफ, आर टी अपॉन एनएफ, और ये नेचुरल लॉगरिथम के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये नेचुरल लॉगरिथम के रेस्पेक्ट में नस्ट इक्वेशन ये, लेकिन नेचुरल लॉगरिथम लॉग बेस ई का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिए, कहीं से भी आप नेचुरल लॉगरिथम को हटाते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में 2.303 लॉग बेस 10 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि जैसे ये रिमूव होगा तो इसकी जगह पे आपको ये प्लेस करना है नंबर 1। तो इसीलिए अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, है ना, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी। अब देखो अपन चूंकि यहाँ पे एल एन को हटा रहे हैं तो इसकी जगह ये लिखेंगे, तो मैं डिजिट आगे लिख दूं 2.303 और आर टी अपॉन एन एफ, तो ये लिख दीजिए आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ पे वापस आपका लॉग बेस 10 और ये आ जाएगा के इक्विलिब्रियम। तो ये आ गया आपका लॉग बेस 10 के रेस्पेक्ट में नस्ट इक्वेशन। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। अब देखो इसमें बहुत सारे कांस्टेंट है, जैसे आर, तो आर आपका गैसियस कांस्टेंट है, आर यहाँ पे क्या है गैसियस कांस्टेंट, ये 11th में भी था स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, कितना लेंगे एमकेएस में 8.314 जूल केल्विन मोल, ये आप आर की जगह प्लेस कर सकते हैं वैल्यू को।
T क्या है? टेम्परेचर। मान लीजिए स्टैंड टेम्परेचर अपन 25 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड कर दीजिए, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर मानते हुए अपन इस इक्वेशन को अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद n जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे डेनियल सेल के अंदर, ठीक है, तो n एज इट इज रहेगा। F जो है इसको अपन बोलते हैं फेराडे कांस्टेंट। F यहाँ पे क्या? फेराड। कितना होता है फेराडे कांस्टेंट? 96500। देखो याद रखने का तरीका, डिजिट डिक्रीज हो रही है, 96500, ठीक है। यह आपका कूलम पर मोल हो जाएगा, तो ये आपका इसमें F हो गया, ठीक। अब ये सारी वैल्यूज इसमें प्लेस कर दीजिए। प्लेस करेंगे तो क्या आएगा? E इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303 इंटू R की वैल्यू ले लो 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना 298 अपॉन N एज इट इज है इंटू फेराडे 96500, ठीक है। और यहाँ पे आज का लॉग बेस 10 और K इक्विलिब्रियम, तो यह आपका वापस K इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके आप मेरे को बताइए इस पूरे का सोल्यूशन कितना आ रहा है और फिर इसको नीचे इक्वेशन को वापस लिखिए। यस स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस में अपने जैसे ही आपने इसको कैलकुलेट किया होगा पूरे को, तो आपका जो आंसर आया होगा वो E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059, 1 भी ले सकते हैं, 1 अपॉन n, है ना। और ये आपका एज इट इज रहेगा लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ये आपकी फाइनल नर्स्ट इक्वेशन आ गई, जो किसी भी न्यूमेरिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ज्यादातर कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम के जो आपके न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स होता है उसमें ये इक्वेशन यूज होगी। कभी कभार आपको न्यूमेरिकल को शॉर्ट करना हो तो जैसे 9 को राउंड अप करके इसको 6 करके भी आप अप्रॉक्स आइडिया लगा सकते हैं। तो इसको आप 0.06, क्योंकि जनरली हमारा N2 आता है और वैसे कोई भी हो सकता है, लेकिन N2 आता है तो यहाँ अगर 6 रहेगा तो डिवाइड होकर के न्यूमेरिकल की थोड़ी सी वैल्यू जल्दी फास्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको लगभग अप्रॉक्स 0.06 लेते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ऑफिशियली डिजिट जो आएगी इसमें वो ये वाली आएगी। यस स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए इस नर्स्ट इक्वेशन को अपन किसी केमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में यूज करना हो तो अपन केमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। यू हर्ड अबाउट दैट स्टूडेंट्स कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, वो किसी भी इक्विलिब्रियम केपी केसी को क्या लिखता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इट्स मोल अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड इट्स मोल। ये लॉ ऑफ मास एक्शन होता है इक्विलिब्रियम के लिए। अगर ये सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो इसकी जगह केसी आ जाएगा, अगर ये गैसियस स्टेट में है तो केपी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जैसे कोई सपोज इक्वेशन है आपके पास में, ठीक है, जैसे M1A और M2B फॉरवर्ड डायरेक्शन में सपोज आ रही, तो ये मान लीजिए N1C और N2D बना रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए आपको नर्स लिखना, तो इसमें आपको जहां इक्विलिब्रियम आ रहा है स्टूडेंट्स ये वाला, ये इक्विलिब्रियम की जगह पे क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जो भी मोल होंगे वो एक्सपोनेंट में आएंगे। तो पहले इसका अपन ये लिख देते हैं कि के इक्विलिब्रियम कितना आएगा। तो प्रोडक्ट कौन है? ये वाले, तो ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ सी एंड इट्स मोल, एक्टिव मास ऑफ सी एंड इट्स मोल, और अपॉन में आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड इट्स मोल। तो ये आपके आ गए बच्चों M2, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम केपी केसी जो भी आप होगा इसमें, तो मान लीजिए सपोज ये लिक्विड स्टेट में है तो अपन इसका क्या लिख सकते हैं? केसी, और गैसीय स्टेट में होगा तो केपी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये किस जगह पे रिप्लेस करेंगे? के इक्विलिब्रियम की जगह पे। तो आपकी नर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए? तो E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n, है ना, n की वैल्यू मोल, नंबर ऑफ मोल जितने भी होंगे, और लॉग बेस 10, और ये आपके पास में अब केसी ये लिख सकते हैं CN1 DN2 अपॉन में ये आ जाएगा AM1 और B आपकी हो जाएगी M2। तो ये अपन इक्विलिब्रियम की जगह पे लिख सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए नर्स्ट इक्वेशन। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा किसी केमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में आपकी नर्स्ट इक्वेशन आ गई पूरी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चूंकि डेनियल सेल है ना,
तो डेनियल सेल की जो इक्वेशंस हमारे पास होती है उसके रेस्पेक्ट में इसको कैसे लिखेंगे, तो डेनियल सेल की दो चीजें, इक्वेशन दे सकते हैं, डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक और कॉपर के रेस्पेक्ट में हमारा डेनियल सेल की रिएक्शन है, तो डेनियल सेल की रिएक्शन में जिंक तो आ गया आपका Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन फॉर्म, हाफ सेल रिएक्शन, और इसी के रेस्पेक्ट में आपका कॉपर आ जाएगा, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिडक्शन करेगा, तो ये आपकी कॉपर न्यूट्रल हो गई। और इसके नीचे डेनियल सेल की हमको अगर नेट सेल रिएक्शन दे रखी है, नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल में क्या होगा, जिंक कॉपर 2 प्लस, ठीक है, कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस एंड कॉपर न्यूट्रल, ठीक है, ये नेट सेल। इस नेट सेल रिएक्शन को यूज करते हुए आप डेनियल सेल ये नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, जो न्यूट्रल होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड में इक्विलिब्रियम का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो ये आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्टिव मास या कंसंट्रेशन चेंज होती है वो आयंस की होती है, इसीलिए आयंस कंसीडर होंगे। तो एरो के इधर साल वाला आयन तो बड़े, इस साइड वाला तो बन जाएगा आपका ये रिएक्टेंट पार्ट, और इधर वाला बन जाएगा आपका प्रोडक्ट पार्ट। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इस जगह पे इनकी कंसंट्रेशन जो अपन को गिवन होगी वो आ जाएगी। तो अब इसके लिए अपन को नस्ट इक्वेशन लिखना है, मान लीजिए डेनियल सेल की इक्वेशन के लिए, तो E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, गेन और लॉस। तो यहाँ पे जैसे सपोज n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ऐसे अलग अलग हो सकती है, और ये आ जाएगा log बेस 10। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सॉलिड पार्ट नहीं लेना, जो आयंस की, तो आयंस यहाँ पे कौन से, जिंक है, तो जिंक आयंस, और इसका जो भी मोल, अभी कोई मोल है नहीं आगे, तो यूनिटी 1 हो जाएगी, और कॉपर इस साइड में आएगा, तो कॉपर 2 प्लस, इसके भी आगे कोई मोल नहीं है, तो मोल 1 रह जाएगा। अब देखो जिंक यहाँ पे क्या था अपना, यस स्टूडेंट, जिंक यहाँ पे क्या था, ऑक्सीडेशन हुआ, तो एनोड आयन कंसंट्रेशन, और ये क्या, तो आप परमानेंट भी इसको ऐसे याद रख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। अचानक से आपको रिएक्शन याद नहीं आए तो जिंक और कॉपर में ये देख लीजिए ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो अपन इसको थोड़ा सा एक ट्रिक के रेस्पेक्ट में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऊपर जो होता है हमेशा एनोड आयन कंसंट्रेशन आएगी, एनोड, इसीलिए आप रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे एनोड आयन कंसंट्रेशन और उसके जो भी रेस्पेक्टिव मोल होंगे, और डाउन में हमेशा कैथोड आयंस कंसंट्रेशन आएगी, और उसके मोल आपके जो होंगे वो रेस्पेक्ट में आ जाएंगे। तो इसको याद रखने का ट्रिक ये है स्टूडेंट, इसमें एसी, जैसे एयर कंडीशनर होता है ना एसी, तो ऐसे याद रख सकते, नस्ट को एसी पसंद है, नस्ट को एसी पसंद है, तो आप जल्दी से ए बाई सी एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई डेनियल सेल दे दिया जिंक, ठीक है, और इस साइड में जिंक की कोई कंसंट्रेशन दे दी 0.1 मोलर, ठीक है, जिंक 2 प्लस आयन की, फिर ये ब्रिज हो गया, ब्रिज के बाद में कॉपर 2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए 0.01 मोलर दे दिया, और ये आपका कॉपर न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये डेनियल सेल दिया। तो आप इस डेनियल सेल में देखो, आपको बहुत जल्दी से अगर पता लगाना हो कि किस तरह से डेनियल सेल यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखें, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे कहा था एनोड, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में होगी, और ये आपकी क्या होगी, कैथोड, ठीक है, जिसको राइट बोलेंगे, ठीक है, तो हमेशा इसमें ऐसे भी कह सकते हैं लेफ्ट अपॉन राइट होगा, ठीक है, जबकि उसमें अपना राइट जैसे डिफरेंस निकालते क्या था, राइट माइनस लेफ्ट, और यहाँ पे लेफ्ट अपॉन राइट होगा, या एनोड एसी पर्सन, एसी फॉर्म में ले लीजिए, तो एनोड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 0.1, और कैथोड के आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, फिर अपन लॉग निकाल देंगे इसका, वो आपको अलग से बता देंगे लॉग कैसे कैलकुलेट करना, और एन की वैल्यू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज से ही पता लग रहा है 2 हो जाएगी, और ई नॉट या तो गिवन हो अपन को किसी पर्टिकुलर, नहीं तो इसको ऐसे ही एज्यूम करते हुए आप 0 प्लेस करेंगे अगर गिवन नहीं है तो, और फिर उसके रेस्पेक्ट में आपका ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते, जिसमें इंपॉर्टेंस किसकी है, नस्ट इक्वेशन की। वीडियो पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स अब अपन नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हुए इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से आप इस इक्वेशन को काम में लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है नस्ट इक्वेशंस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, लिख दीजिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस, किस तरह का क्वेश्चन आएगा और हम उसको सॉल्व कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट दी
रिडक्शन पोटेंशियल फॉर फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। इक्वेशन गिवन है, सिल्वर चार्ज +1 aqueous solution, 1 electron gaining reduced into Ag solid, given that डाटा गिवन है, एक्टिव Ag आयन की जो कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको दे रखा वो पॉजिटिव 0.80 वोल्ट। ठीक है, यस स्टूडेंट, तो इसके लिए अपन क्या काम में लेंगे, नस्ट इक्वेशन। तो ये देखिए नस्ट इक्वेशन, तो नस्ट इक्वेशन इसमें अप्लाई करके इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो नस्ट में देखिए पहले क्या क्या गिवन है, ई अपन को कैलकुलेट करना, हाफ है वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन होगी सबसे पहले ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10। ठीक है, यहां क्या लिखते हैं अपन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या एन नॉट। अभी अपने पास चूंकि हाफ सेल ही दे रखा है ना, हाफ ही सेल है तो सीधा आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इस एरो के जो इस साइड और अपन इस रिएक्शन में सिर्फ आयंस की कंसेंट्रेशन होगी तो आयन काम में लेंगे। तो इस साइड में आयन नहीं है तो इसका कोई यूज नहीं होगा, यूनिट 1 हो जाएगा। इस साइड में आयन है, ये रिएक्टेंट पार्ट होता है, इस साइड में क्या पार्ट होता है, प्रोडक्ट। तो अपन को क्या लिखना, प्रोडक्ट। अब तो प्रोडक्ट तो यूनिट 1 ही हो गया, सॉलिड है तो प्रोडक्ट को तो यूनिट 1 मान लीजिए। रिएक्टेंट का आयंस है, यानी कि सिल्वर की जो भी कंसेंट्रेशन दे रखी होगी और पावर चूंकि यहाँ पे 1 ही है तो वो पावर में लिख देंगे। एन की वैल्यू कितनी होगी, तो ट्रांसफर ऑफ गेन कितना, और 1 इलेक्ट्रॉन ही है तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 ले लेंगे। ई नॉट अपन को गिवन है कितना, 0.80, तो इसकी जगह पे अपन प्लेस कर देंगे 0.80। यस, तो ये सारे डाटा प्लेस करने के बाद में ई इक्वल्स टू, इस जगह नॉट की जगह तो आपका आ जाएगा 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये की इलेक्ट्रॉन है, लॉग बेस 10 में आ जाएगा। ऊपर तो यूनिट 1 हो गया क्योंकि सॉलिड है, उसका कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा कंसेंट्रेशन, और एजी की अपन को कितनी दे रखी है 0.1। ठीक है, यहां लिख दीजिए 0.1। अब देखो 0.1 है तो ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और लॉग बेस 10 कितना होता है 1। ठीक है, ये याद कर लीजिए। ऐसे तो एग्जाम में लॉग गिवन होगा हिंट के अंदर, फिर भी लॉग का आपको अलग से एक वीडियो बता दिया जाएगा लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉग बेस 10 जो होती है वो हमेशा 1 याद रखिए, लॉग बेस 10 1। ठीक है, तो इसीलिए ये एरिया आपका 1 हो जाएगा। तो सिर्फ आपको डिफरेंस निकालना है, 0.80 माइनस 0.0591, ये पूरा आपका 1 हो गया। ठीक है, तो यस, वीडियो पॉज करके डिफरेंस निकालो, बताइए कितना आंसर आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, आपका जो आंसर आया होगा 0.741 वोल्ट आया होगा, देन यू विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से हाफ सेल का है, रिएक्शंस काम में ले सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। इसमें ड्वेल फॉर्मूले से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन गिवन है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर नस्ट इक्वेशन अप्लाई होगी या नहीं। तो हमेशा जो भी आपको डेनियल सेल दे रखा हो, ब्रैकेट में अगर कंसंट्रेशन अलग अलग यानी कि 1 मोलर नहीं है, इसका मतलब वहां पे नस्ट इक्वेशन से सॉल्व होगा, क्योंकि नस्ट इक्वेशन चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए एप्लीकेबल होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब नस्ट इक्वेशन जैसे अपन सोल्यूशन स्टार्ट करें, देखो इसमें क्या क्या हर्डल्स आएंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहले नस्ट इक्वेशन में E इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा E नॉट। ठीक है, E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10। ठीक है, अब इसमें दोनों इस बार कंप्लीट सेल है तो अपन ये लिख दें, एनोड कंसेंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसेंट्रेशन, और कोई मोल चेंज हो तो वो उसके रिस्पेक्ट में लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो अपन को जैसे ई सेल कैलकुलेट करना, कैलकुलेट ईएमएफ ये वाला, और ये गिवन नहीं है, इसकी जगह इन्होंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दे दिया। ठीक है, और ई सेल नहीं दिया नॉट, तो पहले अपन को ये अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा ई नॉट सेल, जो प्रीवियस इक्वेशन जो अपन काम में लेते थ्योरेटिकल कि ई सेल इक्वल्स टू ये क्या होगा, डिफरेंस ऑफ, याद आया, इसमें राइट इलेक्ट्रोड माइनस आपका लेफ्ट इलेक्ट्रोड हो जाएगा, यानी कि अपन इसको कह सकते हैं जितना पोटेंशियल कैथोड का है उसके रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के पोटेंशियल को डिफरेंस में ले लेंगे। तो कैथोड का कितना, आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखो, रिएक्टिविटी मैग्नीशियम टॉप पे आता है तो मैग्नीशियम एनोड बनेगा, और ये आपका कॉपर डाउन में आता है SHE के भी, तो ये आपकी कैथोड बनेगी। तो कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, ठीक है, पॉजिटिव में है 3 4 माइनस
ठीक है, माइनस, और इसकी वैल्यू एनोड, एनोड ये एनोड की वैल्यू कितनी, -2.3, तो ये -2.37, ठीक है। ये आपका ई सेल की जगह वैल्यू प्लेस करनी है, तो ये इसकी जगह पे आएगी, ठीक है। एन कितना होगा, तो देखो चार्ज कितना आ रहा है 2, इसका मतलब एन की वैल्यू 2 लेनी है। फिर एनोड और कैथोड की कंसंट्रेशन। अब देखो स्टूडेंट, इसमें एनोड कैथोड कैसे पता करेंगे, यस, एनोड कैथोड कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये एनोड की कंसंट्रेशन होगी इधर जो भी है, और ये कम रिएक्टिव है, तो ये आपकी कैथोड की कंसंट्रेशन हो जाएगी। डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई, यस। अब सारी वैल्यू प्लेस करें, तो ई सेल इक्वल्स टू, अब इसमें दो तरीका, या तो इसका डिफरेंस कैलकुलेट करके ले लो, नहीं तो न्यूमेरिकल में आप सीधा ही लिख दो 0.34 माइनस 2.37, ये तो हो गया इसकी जगह पे। अब माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी होगी 2, ये एन की वैल्यू 2 हो गई। अब आ जाइए लॉग बेस 10 एनोड कंसेंट्रेशन, एनोड आयन कौन से, ये वाले, तो ऊपर कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है, और डाउन में आपका कैथोड कंसेंट्रेशन, तो ये है 1 × 10⁻³ -3, ठीक है। अब इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा देखिए, ई सेल इक्वल्स टू, यस स्टूडेंट, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो आपका आ जाएगा 2.71, फिर माइनस, अब यहां पे देखिए ये दे रखा 0.1 और नीचे कह रहा 10⁻3, तो 10⁻3 को ऊपर लाओगे तो पॉजिटिव, यानी कि इसको 1000 लिख सकता हूं 10⁻3 को, और ये 0.1 है तो 0.1 का एक पॉइंट वापस नीचे आ जाएगा, तो लॉग बेस 10 100, तो ये हमारे पास में यहां जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, log 100, log 100 का मतलब 10⁻2 लिख सकते हैं, और 2 आगे आ जाएगा क्योंकि पावर का लॉग नहीं होगा, और log बेस 10 कितना होता है 1, तो यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट वैल्यू हमारी 2 रह जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप सीधा 2.7 में से डिफरेंस निकालो 0591, यस। वीडियो पॉज करके देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका आंसर स्टूडेंट आपका 2.65 वोल्ट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, तो दिस इज परफेक्ट आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में खास बात क्या थी स्टूडेंट्स, कि इसमें जनरली तो ई सेल गिवन होता, अगर ई सेल गिवन नहीं होता तो फिर अपन को अलग से कैलकुलेट करना, जो प्रीवियस फॉर्मूले के अंदर किया था, और फिर उसकी वैल्यू को प्लेस, इसमें ड्वेल फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो आपकी सारी प्रैक्टिस होगी अप टू नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये अप टू नस्ट इक्वेशन आपकी कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस विद बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। थैंक यू, पढ़ते रहिए।